मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी संजू में कक्षा 10 के एसएससी सब्जेक्ट का चैप्टर सेकेंड जिंदर साली भारत 1263-1757 ईस्वी का अध्ययन करवा रही थी। इसमें अपन ने सल्तनत काल का अध्ययन किया। आज सल्तनत काल का टॉपिक अंतिम चरण पर है और सल्तनत काल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ाया, फिर मैंने आपको खिलजी वंश पढ़ाया, खिलजियों के बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश की स्थापना हुई और सैयद वंश के बाद लोधी वंश बताया। और लोधी वंश जो है आज मैं आपको इसकी चर्चा करूंगी। और उसके बाद में सूरी वंश, सूरी वंश जो है ये मुगल वंश के बीच में अपन इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सल्तनत काल का ये कहलाया काल और कुछ समय तक इन्होंने सूरी वंश में शासन किया और उसके बाद में दिल्ली के ऊपर आसपास परगनों में तो उसका शासन पहले ही स्टार्ट हो गया था मुगलों के आने से पहले, पर मुगलों के आने के बाद में दिल्ली की सत्ता उसने हासिल की थी मुगल काल के बीच में, यानी बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं और हुमायूं के साथ लड़कर दिल्ली की गद्दी उसने हासिल की थी। तो कुछ टाइम पीरियड सूर्य वंश का भी अपन पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन आज के जो है वीडियो में मुगल वंश जो सबसे शानदार वंश जो 1526 से लेकर 1858 तक, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद उनसे युद्ध करने लगे आजादी के लिए, तब तक अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर रहे। तो इस तरीके से एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक अगर कोई शासन या वंश की बात करें तो वो था मुगल वंश। तो ये सारी बातें अपन आज करने वाले स्टार्ट। तो सल्तनत काल का जो लोधी वंश है उसका पहले अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लोधी वंश जो है मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली के अंदर ये इससे लोधियों से पहले जो ये सैयद वंश थे, इसके बाद में वहां तुर्की आया और तैमूर के बाद तैमूर ने दिल्ली को जीता और अपने जो सेनापति था उसका विश्वास पाकर उसको लोधी को दिल्ली की सत्ता संभला के चला गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ था, यानी अफगानों का शासन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और इससे पहले तुर्कियों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। सब तुर्किस्तान के यहाँ से आए हुए थे, ये प्रॉपर अफगानिस्तान से आए थे इसलिए अफगानी कहलाए। और बहलोल खान लोधी ने 38 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया, यानी लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी ने 38 साल तक शासन किया था। उसके बाद में 1489 में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी बहलोल लोधी की, जो लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। और जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र जो है निजाम शाह, जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी और इसके साथ उसने वो राजा बना। यानी जब जैसे पिता की मृत्यु हुई तो निजाम शाह जो उसका पुत्र था उसने अपने आप को सिकंदर शाह की उपाधि से भूषित किया, यानी धारण की और राजा बना। और इसने अपने साम्राज्य बिहार और बंगाल यानी भारत के पूर्व की तरफ फैलाया था। तो इस तरीके से दिल्ली में तो था ही, उसके अलावा पूरे की तरफ भी अपने शासन सत्ता को इन्होंने फैलाया। इसका अगर अपन बात करें कि लोधियों के अंदर कुछ खास बात क्या थी, तो लोधियों की खास बात थी न्याय प्रबंधन और राजस्व सुधार। देखो बच्चों, वहां जहां की शासन व्यवस्था में न्याय अगर स्वतंत्र और अच्छी तरीके से होगा तो वहां की प्रजा ज्यादा खुशी से अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेगी। जैसे वर्तमान भारत के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक सबसे ऊपर है, मतलब जो सरकार है वो भी उनके नीचे आती है। अगर राष्ट्रपति भी अपने देश का कोई गलती कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी मुकदमा दायर करके उसकी भी जो है सजा दे सकती है, उसको पद से हटा सकती है, उसको पद से हटाकर उसको वही सजा देगी जो एक आम नागरिक के लिए, क्योंकि एक संविधान व्यवस्था है अपने यहाँ पर। और इस तरीके से न्याय व्यवस्था को कठोर और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनाया गया, इसके सामने सबको एक समान रखा गया। तो आप देख सकते हो भारत की राज व्यवस्था कितनी अच्छे से चल रही है। अपन आज अपने घरों में अपने चारों तरफ
में छूट देना, तो ये राजा का कर्तव्य होता था कि भाई प्रजा का ख्याल रखे, अगर कुछ कमी हो तो उसको पूरा करे। तो इस तरीके से ये दो खास बातें इनकी सबसे अच्छी थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी बहुत अच्छे काम किए, जिसमें भूमि को नाप कर उसके आधार पर भूमि का तय किया गया। पहले क्या होता था बच्चों कि बस तय कर दिया जाता था कि कितना % टैक्स देना है तो देना है, फिक्स था। परंतु बहलोल लोधी ने जमीन का नापतोल की व्यवस्था चालू करवाई कि फला व्यक्ति के लिए इतनी जमीन उसके नाम है, इस पे वो काम करेगा और इतनी जमीन पे वो खेती करता है तो उसके अनुसार इतना % टैक्स देगा। तो इस तरीके से एक तो जमीन का नाप प्रारंभ किया, जैसे वर्तमान में आप कहते हो ना ये हमारा घर है, इतने बाई इतने का हमारा मकान और ये दादा के नाम है या पापा के नाम है। नाम होने का क्या मतलब है? नाम होने का मतलब है नाप तोल कर कर आपको ये उस जमीन का पूरा हिस्सेदारी दे देते हैं, मालिकाना हक दे देते हैं कि ये इतनी जमीन आपकी है। तो इससे क्या होगा, दूसरा उस पर अधिकार नहीं करेगा। और उस जमाने में भी ये नाप तोल स्टार्ट किया गया और उसके अनुसार उनसे टैक्स भी वसूल किया जाता था। बड़ी जमीन तो ज्यादा टैक्स, छोटी जमीन तो कम टैक्स। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की है। इसके अलावा इसने एक गज भी चलाया। गज क्या होता है बेटा? गज जो होता है ये अपने जमीन के नाप तोल की एक इकाई होती है। जैसे अपन के स्केल के ऊपर सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से एक नाप की इकाई होती है, इसी तरीके से गज भी एक नाप की इकाई होती है। और भूमि को नापने के लिए इसको काम में लिया गया है। और एक गज के अंदर 30 इंच होता है। बच्चों यहाँ आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऊपर वाली लाइन भी इंपोर्टेंट बनती है आपके लिए परीक्षा के लोधी वंश के समय जो है कौन सा सबसे अच्छा काम किया गया था भूमि सुधार से संबंधित। तो एक तो उन्होंने नाप तोल के आधार पर भूमि का तय किया था, दूसरा इन्होंने गज का चलाया था जो 30 इंच का होता था, यानी एक गज के अंदर 30 इंच काउंट होंगे और जिसे सिकंदरी गज के नाम से भी जाना गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा कि सिकंदरी गज जो है कितने इंच का होता था। इस तरीके का प्रश्न आपके बुक में पीछे दिया हुआ भी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिकंदरी गज जो है किसने प्रारंभ किया था? तो सिकंदर खान ने इसको प्रारंभ किया था। और 1206 ईस्वी के अंदर इसने आगरा नगर की स्थापना भी की थी। आगरा नगर का निर्माण भी करवाया था। आगरा वही बच्चों आ गया जहाँ पर आज वर्तमान में अपना बहुत ही सुंदर ताजमहल निर्मित है। तो उस आगरा की जो निर्माण है 1506 में इसी ने करवाया था, सिकंदर शाह ने। और उसके बाद में 1517 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी सिकंदर शाह ने 1506 में आगरा नगर बसाया, निर्माण करवाया उसका, और 1517 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका पुत्र जो है इब्राहिम लोदी, ये भी इतिहास में बहुत फेमस नाम है बच्चों। तो इब्राहिम लोदी जो है आगरा की गद्दी पर बैठता है, यानी राजा बनता है। और 1517 के अंदर इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा कौन? राणा सांगा अपने मेवाड़ के राजा थे, राणा थे, जो उदयपुर, चित्तौड़ ये सारी रियासतें उस समय एक थी। और जो है इस पूरे क्षेत्र के ये जो राणा राजा थे वो राणा सांगा थे, जिनका नाम संग्राम सिंह भी था। और इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसके बाद में 1526 के अंदर बच्चों, 1526 का बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इतिहास को, अपन के भारत के इतिहास को बदल देने वाला एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि 1526 के अंदर बच्चों याद कर लेना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और इसमें आपका क्वेश्चन 100% बनता है। 10th में तो बनेगा। भविष्य के अंदर भी जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं आपको। ये इतिहास की एक खास युद्ध माना जाता है। तो इसके अंदर 1526 के अंदर कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। बच्चों ये पानीपत कहाँ आएगा? पानीपत आएगा अपने हरियाणा के अंदर। वर्तमान में जहाँ पर हरियाणा है अपना, यहीं पर अपना पानीपत नामक एक स्थान है जो आज भी है। और यही हरियाणा के अंदर ही पानीपत
एग्जाम से राजा बनता है और इसका न्याय और राजस्व बहुत ही अच्छा था। नाप तोल के आधार पर भूमि का टैक्स तय किया था इसने। और सबसे इसकी खास बात यह थी इसने एक सिकंदरी गन चलाया जिसे 30 इंच का माना जाता था और ये बहुत ही लंबे समय तक काम में लिया गया। तो अन्य राजाओं ने भी इसका उपयोग किया था बाद में। और 1506 के अंदर आगरा मंदिर की स्थापना और उसके बाद में 1517 में इसकी मृत्यु और इब्राहिम लोदी जो है इसका पुत्र राजा बनता है। और लोदी और राणा सांगा के बीच में 1517 में जो है युद्ध हुआ और उसके बाद में पानीपत का युद्ध 1526 जो मैंने आपको वेरी इंपोर्टेंट बताया है। और इसके अंदर जो है इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत और यहीं से जो है मुगल भारत में प्रवेश करते हैं। अब अपन एक बहुत ही लंबे समय तक राज करने वाले राजवंश मुगल वंश की बात करेंगे, जो चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो शासन व्यवस्था हो, हर क्षेत्र के अंदर एक खास स्थान रखने वाला, एक शाही अंदाज में रहने वाला उस राजवंश की अपन बात करने वाले हैं जो अंग्रेज जब भारत में आए अंतिम समय तक आजादी की लड़ाई तक इन मुगलों ने राज किया। तो आप देख सकते हो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मुगल वंश जिसको स्टार्ट करने वाले हैं, ये अपने इतिहास में एक अद्भुत स्थान रखने वाला है। ठीक है, तो आज अपन मुगल वंश की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अंतिम लोधी वंश था दिल्ली के ऊपर 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध के बाद में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर राजा बना। बाबर आया कहां से था ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बाबर के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। देखो बच्चों, बाबर जो है ये 1526 में मुगल वंश की स्थापना करने वाला था और ये तैमूर वंश का था। यानी काबुल के अंदर ये ईरान इराक जो अपन के अरब देश कहलाते हैं, इधर की तरफ ही अपन का जो काबुल नामक स्थान भी अफगानिस्तान के पास ही कहलाता है ये स्थान वैसे। तो काबुल के ये थे, काबुल के वहां पर उसके जो पिता है वो एक सेनापति थे, बहुत ही ताकतवर, बहुत अच्छे, और उन्होंने अपने पुत्र को भी बहुत योग्य बनाया, बहुत अच्छा कुशल सेनानायक बनाया। बाबर ने कई बार यहाँ पर युद्ध लड़े, आसपास के राजाओं से युद्ध लड़े और पराजित हो गया था युद्ध के अंदर। और कहीं ना कहीं इसने भी एक सपना बना लिया था कि भारत के ऊपर राज करना है, जैसे हमारे पहले पुरखों ने राज किया था। मैंने खूब सारे तुर्कियों के नाम बताए थे जिन्होंने भारत पे राज किया था। तो इन्होंने कहा जिस तरीके से कई सारे तुर्की हमारे यहाँ से गए और भारत पे राज किया था, मैं भी एक दिन भारत के ऊपर राज करूंगा। इस तरीके का सपना संजोए हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और एक बहुत ही कुशल सेनानायक था ये। अपने पिता के साथ में ये बहुत अच्छे से युद्ध कला सीख चुका था। और उसके बाद में ये तैमूर वंश से था और चुगताई तुर्क ये कहलाए थे। और इनकी जो माता थी ये मंगोल के चंगेज खान, बच्चों मैंने चंगेज खान के बारे में बताया था कि जिंदा जलाल इसको कहते थे, मतलब ये खड़ा आदमी को कटवा देता था। और इतना वक्त का प्यासा टाइप इस तरीके का मैंने बताया था हुआ, और इसको बहुत ही ज्यादा खूंखार टाइप का ये इंसान था। और इसी के वंश की जो है पुत्री हुई, यानी बहन बेटी हुई, जो इस बाबर की माता थी। यानी ये मुगल जो कहलाए थे, ये माँ के मंगोल के नाम से ये मुगल शब्द निकल के आया। मंगोल जो है अपभ्रंश होकर मुगल में बदल गया। तो माता के वंश के नाम से मुगल ये नाम निकल के आया था। पर थे ये तैमूर वंश के और तुर्की थे, ये भी तुर्किस्तान से आए थे। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता की मृत्यु के बाद में ये जो है फरगना, जो मैंने आपको बताया अफगान साइड में जो छोटे छोटे फरगने होते थे, सेनानायक की तरह वो लोग वहाँ काम करते थे, सरदार की तरह। और पिता की मृत्यु के बाद में एक तरीके से सरदार बना हुआ था। और उसके बाद में इसने वहाँ पर
यानी था तो छोटे ही परगना पर बादशाह जैसी बड़ी उपाधि धारण की, क्योंकि बाबा के बड़े बड़े सपने थे, इतने बड़े भारत में राज करने का उसने सपना देखा था। तो इसलिए वहां पर इसने बादशाह की उपाधि धारण करके बेटा का घर बने थे। उसके बाद में जो है राजस्थान के भरतपुर के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले तो पानीपत के युद्ध के साथ में इसकी एंट्री हो गई भारत के अंदर, यानी भारत में प्रवेश कौन से युद्ध के पास किया? पानीपत के युद्ध के बाद। पर जब वो भारत में आया और उसने महाराणा सांगा की इतनी ख्याति सुनी, इतना नाम और इतने प्रसिद्ध राजा माने कि किसी के सामने नहीं झुके, इतने शक्तिशाली राजा है, तब बाबर को लगा क्यों ना एक शक्तिशाली शासक से ही युद्ध किया जाए, कमजोर से क्या युद्ध लड़ना, देखा जाए कि भारत वालों में कितना दम है। ये सोचकर ये इधर जो है खानवा के युद्ध के लिए आगे बढ़ा। बच्चों खानवा नामक जो तहसील है भरतपुर के अंदर ये आया हुआ, रूपबाग तहसील के अंदर एक स्थान है खानवा नाम का, भरतपुर अपने राजस्थान के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ पर बर्ड सेंचुरी है अपनी, ठीक है। तो भरतपुर के खानवा के अंदर बाबर और महाराणा सांगा के बीच में कब 1527 के अंदर, इंपोर्टेंट लगाना बच्चों, यहाँ पे आपके जरूर प्रश्न बनता है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में, स्कूल एग्जाम में कई बार पूछे गए कि खानवा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और बाबर ने ये युद्ध तुलगमा पद्धति के द्वारा लड़ा था। तो तुलगमा पद्धति क्या होती है बच्चों, पहले मैं ये समझा दूं। तुलगमा देखो बच्चों, इस युद्ध की क्या क्या खासियत थी पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले तो बाबर पहली बार तोप का इस्तेमाल किया इसने, इससे पहले भारतीयों के पास तो तोपें भी नहीं थी, बाबर पहली बार तोप लेके आया था। एक बहुत बड़ा इसके बाबर के पास तोप खाना था, और तुलगमा पद्धति के अंदर उसने दूरी दूरी पर तोपें लगवा दी और बीच बीच में सैनिकों को खड़ा कर दिया। इस तरीके की जो रणनीति बनाई जाती है उसको तुलगमा पद्धति कहते हैं। और पहली बार बाबर ने यहाँ पर तोप का इस्तेमाल किया था, भारतीयों ने तो उससे पहले तोप देखी भी नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि कम सेना होते हुए भी इसका दबाव बढ़ गया था, फिर भी भारतीय राजपूत राजाओं के अंदर ताकत कम नहीं थी, हौसला कम नहीं था। और ये भी कह सकते हैं इस युद्ध के लिए कि ये अंतिम युद्ध था जिसके अंदर सभी राजपूत राजा एक होकर लड़े थे, क्योंकि मुगलों के आने के बाद में बहुत सारे राजपूत राजा इन मुगलों के साथ हो गए थे, इनके अधीन हो गए थे। पर उससे पहले सभी राजपूत राजा एक होकर अगर किसी युद्ध में लड़े तो वो खानवा का युद्ध था। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। तुलगमा पद्धति इसने प्रयोग में ली थी, और इसके बाद में इसने जिहाद का नारा दिया था। देखो बच्चों, यहाँ इस युद्ध के अंदर तोप खाना होते हुए भी राजपूतों के बल और शौर्य से बाबर की सेना डर गई थी। एक बार उसे ये लगने लगा कि अब तो हार जाएंगे, तब बाबर ने वहां पर जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी अपने धर्म की रक्षा के लिए ये लड़ना है, ये लेकर अपने सैनिकों के अंदर जोश पैदा किया था और बोला था कि मरना ही है तो या मरने से या रणभूमि में मरोगे तो सीधा अल्लाह के घर जाओगे। इस तरीके से सैनिकों के अंदर जोश पैदा किया, और सैनिक डरकर भागने की बजाय वहां पर टिककर लड़ने लगे। राजपूत शक्ति से इतना ज्यादा ये डर गए थे, पर बाबर के अंदर इतना ज्यादा जोश था और उसने जिहाद का नारा लगाकर उस वापस अपनी घबराई हुई सेना के अंदर हौसला पैदा किया, और इस तरीके से जो है इसने युद्ध को जीता। बच्चों ये और जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। बहुत सारे इतिहासों के अंदर ऐसा भी लिखा गया कि ये इसका कोई निर्णय नहीं निकला था, क्योंकि इस युद्ध के अंदर राणा सांगा और बाकी जो राजपूत राजा इतनी शक्ति के साथ लड़े थे कि राणा सांगा के जो है 80 घाव हो गए थे शरीर के ऊपर, एक आंख फूट गई, पैर कट गया, हाथ कट गया, फिर भी वो कह रहा था नहीं मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। फिर इसके जो समर्थक थे, अन्य जो राजा थे, इनको जो है एमपी में लेके गए और कालपी नामक जगह पर इनको जहर देकर इनको मारा गया, क्योंकि ये इनकी तरफ लोगों से देखी नहीं गई थी। तो आप देख सकते हो जिसमें इतना हौसला रहा हो वो कैसे युद्ध हार सकता है। हार तो
में चंदेरी के राजा मैथिली राय जो थे इनको इसने हराया। उसके बाद में 1529 के अंदर घाघरा युद्ध हुआ। घाघरा जो अपने भारत और पाकिस्तान के इधर जो भूखंड नदी बहती है इधर की तरफ है, उत्तर की तरफ, और राजस्थान के उत्तर की तरफ। और घाघरा के युद्ध के अंदर जो है इसको चोट लग गई थी और चोट लग जाने के कारण इसके शरीर में जहर फैल गया। जहर फैल जाने के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। यानी एक शक्तिशाली मुगल राजा जो भारत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक था, इसकी मृत्यु हो गई। कब? 26 दिसंबर 1530 के अंदर। और बाबर की मृत्यु होने के बाद में बाबर को आगरा के रामबाग के अंदर दफना दिया गया था। और पर बाबर ने अपनी जो पुस्तक थी जीवनी बाबरनामा, तुझके बाबरी के नाम से जिसे जाना गया था, उसके अंदर इसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो एक बार तो बाबर के मरते इसको आगरा के रामबाग में दफना दिया गया था, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार वापस उसकी बॉडी को निकाला गया और कहा जाता है वापस काबुल लेके गए और दोबारा दफनाया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। इतिहास की एक अलग ही गजब की बात है कि बाबर के जो मुगल वंश का प्रथम शासक और मुगल वंश का अंतिम शासक, इन दोनों का 2 बार अंतिम संस्कार हुआ था। कैसे? देखिए, बाबर को रामबाग में आगरा में दफनाया गया, पर इसकी इच्छा के अनुसार इसको भारत से बाहर ले जाकर काबुल में दोबारा दफनाया। पर बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे 1857 की क्रांति के समय, इनकी इच्छा थी कि भारत के अंदर ही मेरे को दफनाया जाए। तो उनको जब मैं पढ़ूंगी और डिटेल में बताऊंगी, पर छोटी सी बात बता देते। इनकी मृत्यु, इनको बंदी बनाकर म्यांमार, जिसको अपन बर्मा भी कहते थे, वर्तमान के म्यांमार में लेके चले गए अंग्रेज लोग। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको वहां पर दफना दिया। पर उनकी इच्छा के अनुसार भारतीयों ने जो मांग की कि हमारे राजा को वापस भारत लाया जाए, तो दोबारा उन्हें निकाला वहां से और भारत में लाकर दिल्ली में दफनाया गया। तो जो मुगल वंश के प्रथम और अंतिम शासक थे, दोनों का 2 बार अंतिम संस्कार हुआ। ये भी इतिहास में एक अजब घटना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बाबर की जो जीवनी थी, यानी बायोग्राफी जिसको अपन कहते हैं, तुझके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और बाबर खुद बहुत अच्छा लेखक था, इसने खुद ने अपनी जीवनी लिखी थी तुझके बाबरी नाम से, और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। पर बाद में तुर्की भाषा यहाँ के लोग सभी जानते नहीं थे, तो उसका वापस अनुवाद करवाया गया और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया। बस बच्चों, क्वेश्चन यही पे आता है कि बाबर की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, क्या नाम है उसका? तो तुझके बाबरी है, तुर्की भाषा में लिखी गई। क्वेश्चन ये आता है कि जो तुझके बाबरी था उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान ने। तो इस तरीके से बाबर का इतिहास अपन ने पढ़ा, एक मुगल वंश के संस्थापक की अपन ने अध्ययन किया। अब अपन जो है बाबर के बाद उसका पुत्र जो था हुमायूं राजा बनता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो बच्चों, अब अपन मुगल वंश के जो दूसरे शासक हुए बाबर के पुत्र हुमायूं, उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो जो बाबर के पुत्र हुमायूं हुए बच्चों, ये हुमायूं जो हुए, इनको इतिहास में लुढ़कता शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जैसे अन्य राजाओं का लगातार एक लंबे समय तक राज चल रहा था, वैसा इनका शासन नहीं चला था। ये राजा बने, लड़े, हार गए, भाग गए, फिर आए, फिर लड़े, फिर रहे, फिर भाग गए। तो इस तरीके से इनका शासन रहा और मृत्यु भी कुछ इनकी इसी तरह से हुई, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं अपन हुमायूं की। और हुमायूं जो थे, ये नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना बाबर के बाद। नासिरुद्दीन इनका पूरा नाम था हुमायूं का। और बाबर के बाद में ये राजा बना और अपने भाई बच्चों के जो हुमायूं था, इसकी एक और बहुत बड़ी कमी थी, ये बहुत दरियादिल इंसान था। बहुत ये कठोर नीतियां नहीं बना पाया अपने जीवन के अंदर, बहुत ही शांत स्वभाव का। और इसकी मैं कुछ अच्छी बातें बताऊं तो पढ़ने का ये इतना शौकीन था
इतिहास के अंदर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो कहीं भी जाता था तो पुस्तक के साथ लेके चलता था। पढ़ने का बड़ा शौकीन, लिखने का बड़ा शौकीन, उर्दू इतनी बढ़िया बोलनी आती थी। और कहा जाता है कुरान शरीफ का तो ये इतना सुंदर तरीके से गायन करता था कि सब लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और बड़ा नरम दिल का इंसान था। नीतियां कठोर नहीं होने के कारण ही कि इसको बार बार अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ता था। तो कुछ इसकी और बातें देख लेते हैं। इसी दरियादिल का एक एग्जाम्पल आपको सामने है कि इसने अपना जो जीता हुआ राज था उसको अपने भाइयों में बांट दिया। ऐसा कोई राजा नहीं करता था। राजा हमेशा सभी को अपने अंडर में, कंट्रोल में रखते थे। और इसने अपने राज्य को अपने भाइयों के हवाले कर दिया था, उसको बांट दिया था। जैसे कामरान जो था इसको काबुल और कंधार जो अरब देश के अंदर आए थे वो दे दिए। अस्करी जो था इसको संबल की रियासत दे दी। युवराज जो था इसको अलवर और मेवाड़ जो मध्य प्रदेश के पास में ये क्षेत्र दे दिए। इसके अलावा अपने चचेरे भाई तक को जो सुलेमान नाम का था उसको मध्य प्रदेश दे दिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो राजा अपने जीते हुए राज्यों को भाइयों में बांट देता है तो आप देख सकते हो वो कितने लंबे समय तक लगातार शासन कर पाएंगे या नहीं, वो आप आगे देखिए। इसके बाद में हुमायूं ने दीन-ए-पन्ना नाम का एक शहर बसाया था, यानी एक नए शहर की स्थापना की थी जिसका नाम इसने दीन-ए-पन्ना रखा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में यही है। अच्छा, इसके अलावा इसने मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण किए थे इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इसके बाद में हुमायूं को अफगान के शासक शेर खान, इतिहास में जिसको शेरशाह के नाम से जाना गया, ये सूरी वंश के हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सल्तनत काल में जो सूरी वंश है ये मुगल काल के बीच के अंदर आएंगे हुमायूं के समय, क्योंकि जो है बाबर शक्तिशाली राजा था वो उनसे युद्ध नहीं लड़ पाया था। उसके बाद में जो हुमायूं थे ये थोड़ा कमजोर शासक था। तो शेरशाह का जो ये अफगानी था इसने बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर आया हुआ जो बिहार के पास जो है बक्सर नामक स्थान पर जो है चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 के अंदर। तो इतिहास के अंदर इसको चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसमें मुगल हार गए, यानी हुमायूं की हार हुई और जीत किसकी हुई? शेर का। अच्छा, इसके बाद में चौसा की जीत के बाद, यानी ये जो युद्ध हुआ था 1539 के अंदर, ये चौसा के युद्ध के नाम से भी जाना गया। और इस युद्ध के बाद शेर खां जो था इसने शेरशाह की उपाधि धारण की, इसलिए अपन इतिहास में इसको शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। और ये पहले शेर खां के नाम से था और एक्चुअल में इसका वास्तविक नाम तो फरीद खान था, पर इसको शेर खां कहा गया क्योंकि एक बार जंगल के अंदर इसने शेर से बिना हथियार निहत्थे उससे युद्ध करके उसको फाड़ के फेंक दिया था, तो इसको शेर खान की उपाधि दे दी गई थी। और उसके बाद में जो है शेरशाह की उपाधि इसने बिना डाली थी, जबकि इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। और इसने अपने नाम में सिक्के भी चलाए थे, अपने नाम के सिक्के चलाए और वास्तविक नाम फरीद खान का बताया। और 1540 के अंदर कन्नौज, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज के अंदर बिलग्राम नामक कन्नौज बच्चे, यही वही कन्नौज है जो उत्तर प्रदेश के अंदर था, जिसके लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष भी हुआ था। तो यही कन्नौज है, यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ और हुमायूं वहां से डरकर भाग गया। यानी शेरशाह सूरी ने, जो शेर खां था, इसने इतनी ताकत के साथ युद्ध लड़ा, इसकी इतनी अच्छी सेना थी कि यहाँ पर हुमायूं डर गया और वहां से भाग गया। जैसे और दिल्ली के ऊपर शेरशाह का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी जो है सूरी वंश का था और इसने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया और हुमायूं वहां से भाग गया। आप जान सकते हो कोई राजा अगर युद्ध के अंदर से लड़ते लड़ते भाग जाए तो उसके लिए मरण समान हो जाता है, उसके इतिहास के अंदर एक कलंक माना जाता है। बिल्कुल हुमायूं ने यही किया। उसके बाद में हुमायूं वहां से भागकर
निर्वासित जीवन जीने लगा, कोई उसका निश्चित स्थान नहीं रहा, कोई उसके रहने का ठिकाना नहीं रहा, और वो वापस चलते चलते काबुल चला गया। और काबुल के अंदर उसी निर्वासित जीवन के अंदर ही अली बख्तर जो था, अली बख्तर नाम का एक शेख था, उसने अपनी बेटी का विवाह जो है इसके साथ हुमायूं के साथ कर दिया, जिसका नाम हमीदा बानो था या हमीदा था। और वही उसी से जो उसके पुत्र पैदा हुआ, जिसको अपन इतिहास में अकबर के नाम से जाना, यानी अकबर की माता का नाम हमीदा था। ठीक है, और इस तरीके से इसका विवाह हो गया निर्वासित जीवन में। उससे पहले ये अविवाहित था। और धीरे धीरे हुमायूं ने काबुल और कन्नौज पर जीते। जब उसका विवाह हुआ, उसके बाद में उसके सपोर्ट में कई सारे आसपास के जो काबुल के राजा थे, छोटे मोटे रियासतों के, वो एक शामिल हुए, इसके साथ हुए। इसने अपनी सेना का वापस पुनः संगठन किया और एक सेना तैयार की, मजबूत सेना तैयार की। और उसके बाद में इसने जो काबुल के ऊपर ही वापस अटैक किया, जहां काबुल में उसको शरण मिली उसी को उसने जीता, और उसके पास का एरिया कंधार था उसको भी जीता। और 1555 के अंदर इसने लाहौर को भी जीता। लाहौर बिल्कुल सही बच्चों, जो सिंध का क्षेत्र अपने वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, तो लाहौर को भी इसने जीत लिया। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे जैसे राजा वापस क्षेत्र जीतता है, उसका जो मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल वापस बढ़ता है, एक विशाल सेना भी बनती है, और उस खजाना भी उसका बढ़ता है। तो इस तरीके से हुमायूं के अंदर वापस एक अच्छी सेना तैयार होने लगी, और वो आगे आगे भारत की तरफ दोबारा बढ़ने लगा, दिल्ली की तरफ वापस उसको जीतने के हौसले के साथ भारत में उसने प्रवेश किया। और नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना जो मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर, यानी मच्छीवाड़ा का युद्ध था, इस युद्ध के अंदर नसीब खां और तातार खां जो थे, इन्होंने अफगान सेना का नेतृत्व किया, और इनको इसने जो हुमायूं की सेना ने हराया और पंजाब पर अधिकार किया। तो वापस भारत में इसका मच्छीवाड़ा के युद्ध से पुनः भारत में प्रवेश हुआ। इसके बाद में 1555 के अंदर बच्चों, 1555 के अंदर दोबारा इसने अफगानों को हराया, और उस समय अफगानों का नेतृत्व करने वाला कौन था? सिकंदर सूर, और सूर वंश का था ये, सूरी वंश का। और इधर जो मुगलों की तरफ से लड़ने गया था वो था बैराम खान। बच्चों, बैराम खान का जो इतिहास में नाम और एक विशेष स्थान पे अपन देखेंगे, अकबर का अध्ययन करेंगे, तब भी बैराम खान का एक विशेष रोल होगा। और बैराम खान जो था, ये मुगलों का एक बहुत ही विश्वास पात्र सेनापति था, बड़ा शक्तिशाली सेनापति था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, राजा स्वयं ने आकर अपने सेना नायकों के साथ, सेनापतियों के साथ, अन्य छोटे मोटे राजाओं पुत्रों को युद्ध में लड़ने के भेज देते थे। यहाँ पर तो ऐसे ही हुआ। बैराम का इतना हुमायूं का विश्वास पात्र था और इतना शक्तिशाली था कि जो ये युद्ध था, अफगानों को इसने युद्ध में हरा दिया, सिकंदर सूर को हरा दिया। और इसके बाद में 23 जुलाई 1555 के अंदर हुमायूं ने दूसरी बार दिल्ली की गद्दी को हासिल किया, दूसरी बार दिल्ली का राजा बना। कब? जुलाई 1555 के अंदर। और 24 जनवरी 1556 यानी जब वो दोबारा राजा बना, उसके जस्ट अगले साल ही जो है ये पढ़ने का तो शौकीन था ही। यहाँ पर मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगी हुमायूं की। देखो बच्चों, हुमायूं जो था, एक तो पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौकीन था, तो अपना अधिकांश समय पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के अंदर ही बिताता। ये कहीं जाता था, अपने साथ पुस्तकें साथ लेके जाता था। इसके अलावा ये अफीम खाने का बड़ा शौकीन था, अफीम के नशे में रहता था एनी टाइम, के अफीम चीनी कहते थे इसको कई जगह। इसके अलावा ये ज्योतिष में इतना विश्वास करता था कि हर दिन वो उस ग्रह के अनुसार वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है, यानी 7 दिन में वो 7 रंग के कपड़े पहनता था, डे बाय डे। कि सोमवार है तो सफेद रंग पहनेगा, मंगलवार है तो लाल पहनेगा, बुधवार है तो हरा पहनेगा, यानी जिस तरीके के ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसका जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग ये वस्त्र धारण करता था।
वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरा था, फिर उनके नशे में तो था ही, इसके अलावा इसका स्वास्थ्य भी खराब था। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, फांसी फिसल गया और ये मर गया। इसलिए भी इतिहास में इसको लुढ़कता हुआ शासक के नाम से जाना जाता है। और ये ज्योतिष में विश्वास रखता था, मैंने आपको बताया, इसलिए ये 7 रंग के वस्त्र भी पहनता था। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सूर्यवंश जो शेरशाह सूरी के बारे में बात की थी, इसके बारे में थोड़ी अपन डिटेल में बात करेंगे कि ये कहाँ से आए, इन्होंने क्या किया, इनको उपमा देने वाला शेर खां की उपाधि किसने दी, आदि आदि बातें शेरशाह, क्योंकि भले ही इसने दिल्ली के ऊपर सिर्फ सूर्यवंश ने 4 साल शासन किया, परंतु बहुत ही भारत में कुछ खास काम करके ये चले गए, इसलिए सूर्यवंश का अध्ययन करना भी अपने लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने मुगल वंश को प्रारंभ कर दिया है, बाबर को अच्छे से पढ़ लिया है, हुमायूं को अच्छे से पढ़ लिया है, और मैं बच्चों बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो वीडियो होने हुए है और आगे होने वाले हैं, क्योंकि मुगल वंश को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ हुई थी, बहुत खास बातें यहाँ हुई थी, और अपने भारत का इतिहास इससे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। थैंक यू।